अपने रिकॉर्ड्स टैक्स के 6 साल तक संभाल के रखने हैं और अगर कभी आपका कोई ऑडिट शुरू हो जाए या कोर्ट में केस चल पड़े तो फिर ऐसी सूरत में आप अगर दिल चाहे तो रिकॉर्ड्स जो है वो फिर ज़्यादा सूरत में आप ज़्यादा अरसा आपको संभाल के रखने पड़ेंगे क्योंकि कोर्ट केस डिसाइड होने में टाइम लग सकता है। A person shall retain records for a period of 6 years after the end of the tax month to which they relate। तो लिखें 31 मार्च 16 के रिकॉर्ड 31 मार्च 16 के रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने? 31 मार्च 22 तक। नहीं, इसमें 30 जून का चक्कर नहीं होता। 31 मार्च 22 तक, इसमें महीना महीना चलता है। 31 मार्च 16 के रिकॉर्ड 31 मार्च 22 तक संभाल के रखने हैं। A person shall retain records for a period of 6 years after the end of the tax month to which they relate। लेकिन अगर केस कोर्ट में चला जाए तो टिल फाइनल डिसीजन इज रिसीव्ड, जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए, इन ए प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट, यानी कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं जिसमें आपको असेस किया जा रहा है या आपने कोई कोर्ट में अपील कर दी है या फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास मामला चला गया है। इन तीनों अल्फाज को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है चैप्टर 15 में, जो हमारा रहता है असेसमेंट्स, अपील्स, बल्कि चैप्टर का नाम ही ये है, तो उनमें भी ये बातें आ जाएंगी। ओके जी, बताएं इस सेक्शन की हेडिंग का क्या मतलब है? एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्ड किसके हैं और किसने किसको एक्सेस देनी है? रिकॉर्ड्स टैक्स पेयर के होंगे, वो जो पिछले सफों पे पढ़े थे रिकॉर्ड्स, जो पता नहीं अन्य ही रिकॉर्ड्स थे। रिकॉर्ड्स किसके हैं? टैक्स पेयर के। और टैक्स पेयर ने इनकी एक्सेस किसको देनी है? कमिश्नर को देनी है। पहली हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, दूसरी हेडिंग है कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अ पर्सन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स शैल प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, ये मेन बात है। अ पर्सन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स शैल प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स ऑन रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर। तो अ पर्सन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स शैल प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स इन हिज पोजेशन, आपके जो कब्जे में रिकॉर्ड हैं वो आपने हुकूमत को दिखाने हैं। और अगर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटे में है तो आपने मशीन की एक्सेस देनी है उसे, यानी मशीन यूज करने देनी है उन्हें। प्रोडक्शन और मेंटेन का मतलब होता है कि आप अपने पास रखो, प्रोडक्शन का मतलब होता है मांगने पे दिखाओ। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, रिकॉर्ड्स इसलिए मंगवाए जाएंगे कि आपके कागजों पे रख के घी वाले समोसे खाए जाएं बारिश में, इसलिए रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे? नहीं। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकॉर्ड मे वंस इन अ ईयर कंडक्ट ऑडिट। तो रिकॉर्ड्स मंगवा के आपका क्या शुरू होगा? ऑडिट शुरू होगा। If the commissioner has information that a registered person is involved in fraud or evasion of tax, तो he may authorize an officer, इधर तो इसका रैंक लिखा हुआ है, he may authorize an officer to conduct inquiry or investigation। तो डिटेल में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ सकती है अगर पता चल जाए कि आप फ्रॉडिये हो। अच्छा, एक होता है सेल्स टैक्स वालों का ऑडिट और एक होता है ऑडिट जनरल ऑडिट। जनरल ऑडिट जनरल ऑडिटर करता है, वो मेरे ख्याल से आपके स्कोप में सीए में तो बिल्कुल नहीं है। जनरल ऑडिट ये होता है कि हुकूमत की तरफ से कोई बंदे आते हैं और वो जनरली आपका ऑडिट करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, कारोबार क्या कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज हैं तुम्हारी। जनरल ऑडिट, सेल्स टैक्स वाला नहीं होता ये। अगर जनरल ऑडिटर आपके घर के अंदर सुबह चाचू आए, शाम को मामू आ जाए, अब मामू आएंगे तो आप ये कहेंगे ओ सुबह तो चाचू आए थे अब आप भी, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात करेंगे? ऐसी बात करेंगे? मैंने पढ़ना भी होता है, ऐसी बात करेंगे? उनको ये तो नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, वो कहते हैं आपके, आप आए बैठे माशाल्लाह करोड़ा के पास बैठे, मैं जरा सीए कर रहा हूँ, आप अंदर चले जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, तो
इफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन, अच्छा ऑडिटर जनरल अगर ऑडिट करने आ गया है और सेल्स टैक्स वाले भी ऑडिट करने आ जाएं तो आपने उन्हें ये नहीं कहना कि वो आया हुआ है आप जाएं, वो भी आ गया आप भी आ जाएं। इफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन हैव बीन ऑडिटेड बाय ऑडिटर जनरल, ये ऑडिटर जनरल पता नहीं कौन है, ये बहरहाल सेल्स टैक्स वालों का बंदा नहीं है, ये कोई जनरल ऑडिट टाइप करने आता है, जनरल चीजों का मोटा मोटा। इफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन हैव बीन ऑडिटेड बाय ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, द ऑफिसर कैन ऑल्सो कंडक्ट ऑडिट। ऑफिसर से मुराद है सेल्स टैक्स ऑफिसर, वो जो हमारे लॉ वाला ऑफिसर यानी कमिश्नर। द सेल्स टैक्स ऑफिसर कैन ऑल्सो कंडक्ट ऑडिट। ईद किस दिन करार पाई है? वेडनेसडे को, वेडनेसडे को करार पाई है। ठीक है, फिर ट्यूसडे तक तो हमारे पास है ना टाइम। पॉइंट 2A, फॉर अबव, बकर ट्यूसडे तक आ सकते हो? सोचने लगे हैं वो बकर कुरबान, वेडनेसडे कौन है? तो आप रिकॉर्डिंग कर लेना। फॉर अबव कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक। ये जो है ना ये जो 2 के अंदर पहली लाइन है असल में उसके साथ ये लिंक हो रहा है। ये 2 में जो पहली लाइन है, पहली लाइन पढ़ें। द ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकॉर्ड मे वंस इन अ ईयर कंडक्ट ऑडिट फॉर अबव ऑडिट, अबव ऑडिट लिख लें यहां, फॉर अबव ऑडिट, फॉर अबव ऑडिट कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली। चल भाई आजा जूम पे, तू उधर मैं इधर, थ्रू वीडियो लिंक और अदर प्रेस्क्राइब्ड फैसिलिटी, या और कोई फैसिलिटी हो तो। जी हजरात, ऑडिट मुकम्मल हो गया। 4A ऑडिट मुकम्मल हो गया। ऑडिट मुकम्मल होने के बाद आपको पता है क्या होना है? ये सफा याद है जिसपे गन मारा था? ऑडिट कंप्लीट होने के बाद शो कॉज नोटिस इश्यू होगा और उसके डायरेक्ट ही हो जाता है तू, और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर होगा। ओके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑफिसर मे पास एन असेसमेंट ऑर्डर। तो असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आ जाएगा जिसमें बता दिया जाएगा आपका कितना टैक्स बनता है। लेकिन बीच में शो कॉज नोटिस उसने मिस किया लफ्ज, क्योंकि वहां उसने लिख दिया था इस बात को। तो मे आफ्टर कंप्लीशन ऑफिसर मे पास एन असेसमेंट ऑर्डर, जिसमें क्या लिखा होगा? आपका करेक्ट टैक्स, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट और जुर्माना। इसके अलावा याद रखिएगा अगर कभी आपको गलत पैसे रिफंड हो जाए ना तो वो हुकूमत रिकवर भी कर लेती है आके। एरोनियस रिफंड हुकूमत रिकवर करती है। सोचें, एरोनियस रिफंड, गलत रिफंड आपको मिला, हुकूमत रिकवर करेगी आके। यार पॉइंट 5 पे इंशाल्लाह भी हम लगाते हैं 15-20 मिनट तसल्ली से, जरा आगे चलें। ये क्या है? सैंपल कहते हैं, आप इसे सैंपल कहते हैं? साथ वाले को देख रहे हैं। अच्छा सैंपल कहते हैं, आप इसे सैंपल कहते हैं? सैंपल। अच्छा अगर कभी सेल्स टैक्स वालों को सैंपल की जरूरत पड़े तो टैक्स पेयर को ले जाएं, हमें सैंपल चाहिए था चलो। तो अगर सेल्स टैक्स वालों को पता चले आप केमिकल्स बेच रहे हैं, आप कोई दवाइयां बेच रहे हैं, आप कोई और जो है वो कार्डबोर्ड बेच रहे हैं, कैमरास बेच रहे हैं, और उसकी चीज की कीमत सेल्स टैक्स वालों को पता ना चल रही हो, तो 1-2 कैमरे सैंपल बेस पे ले जाएंगे। केमिकल है उसकी थोड़ी शीशियां सैंपल बेस पे ले जाएंगे। तो सेल्स टैक्स वालों को अगर चीज की प्राइस मालूम करने में मसला हो तो दुकानदार के पास आएंगे और उससे कहेंगे हमें सैंपल पैक कर दो, हम सैंपल लेके जाते हैं और ये सैंपल वापस भी आपके पास ही आ जाएगा। ड्राइंग ऑफ सैंपल, ये ड्राइंग वो वाली नहीं जो ड्राइंग वाली कॉपी पे होती है, ड्राइंग ऑफ सैंपल्स। विड्रॉ, विड्रॉ से मुराद है ड्राइंग। अच्छा जी, वेयर एन ऑफिसर रिक्वायर्स अ सैंपल फॉर एनी गुड्स। अबे तूने क्या करना रे सैंपल? कहते हैं मैं इनसे टैक्स निकालूंगा तेरा, इनकी कीमत निकालूंगा या फिर बताऊंगा क्या करना है, एनी अदर रीजन। ही मे रिमूव अ मन भर क्वांटिटी, पूरा टैंक पैक करा लें सैंपल का।
मन भर क्वांटिटी मिनिमम, कम से कम क्वांटिटी आपने रिमूव करनी है। ये नहीं कि पूरी दुकान ही सैंपल के तौर पे लेके जा रहे हैं, यार सैंपल दे दे यार, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि घर जाके ढूंढ रहे हो यार कौन सी जेब में डाला था। फॉर इनेबलिंग प्रॉपर एग्जामिनेशन, इतना होना चाहिए कि जाके आप प्रॉपरली उसको देख सकें। ओके अच्छा, सैंपल कमिश्नर ऐसे ले जाते हैं, जब रात होती है ना तो कमिश्नर अपना बंदा भेजता है, वो रोशनदान में से छलांग मारता है और सैंपल जेब में डालता है और चला जाता है। सही है ये? While taking sample, person in possession of goods shall be informed. दुकानदार को बता के सैंपल लेना चाहिए जिसकी दुकान से लेके जा रहे हैं, या बताए बगैर? कैमरे की आंख देख रही है या अल्लाह देख रहे हैं? ओके While taking sample, person in possession of goods shall be informed. अपने कमरे में भी लिख के लगा लें, While taking sample, person in possession of goods shall be informed. And an opportunity will be given, और एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू, ये पहला बुलेट है ना, यहां लिख लें, टू टैक्स पेयर टू साइन। एंड एन अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू टैक्स पेयर टू साइन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रॉन बाय ऑफिसर, ड्रॉन बाय ऑफिसर। अब समझ आई? जो सैंपल आप लेके जा रहे होंगे ना, उसके डब्बे पे, उसकी शीशी पे, उसके पैकेट पे, उसके कंटेनर पे, जो भी सैंपल होगा, टैक्स पेयर साइन करेगा, यार ये मैं साइन करता हूं, चलो आप ये सैंपल ले जाओ। While taking sample, person in possession shall be informed and an opportunity will be given to taxpayer to sign the sample drawn by officer. एक काम छोटा सा और करना है, ये डस्टर है ना, ये वो सैंपल के तौर पे ले जाएगा और इससे मिलता जुलता डस्टर दुकानदार ने अपने पास साइड पे रख लेना है, बेचना नहीं किसी ग्राहक को, ताकि जब वो कमिश्नर ये वाला सैंपल वापस लेके आए तो हम कमिश्नर को कहें यार इस जैसा तुम लेके गए थे, हाँ ठीक है सही चीज वापस कर गए हो। तो एक सैंपल आप दे दें और एक कॉपी उस सैंपल की, उस लिक्विड की, उस कंटेनर की अपने पास भी रिकॉर्ड में रख लें। एंड एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन, and an opportunity will be given to taxpayer to, इधर भी to taxpayer to, क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? To take a corresponding sample for his own record, for his own record. अपने रिकॉर्ड के अंदर ना वो एक कॉपी रख ले। डायरेक्ट वहां मार रहा है, कभी कभी मारे कभी कभी नहीं मार रहा, तो बंद कर दें, जान ले लें इसकी। ओके अच्छा, सैंपल लेके जब जा रहा हो तो जाते हुए रसीद देके जाए कोई, या फिर बस चुप करके चला जाए? चुप करके चला जाए। लॉ पढ़ते हैं, सैंपल शैल बी टेकन अगेंस्ट अ प्रॉपर रसीद, तो सैंपल के अगेंस्ट प्रॉपर रसीद दी जाएगी। रसीद की कॉपी शैल बी केप्ट इन द रिकॉर्ड by the person and a large taxpayer unit और रीजनल टैक्स ऑफिस। ये अगले चैप्टर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा एब्रीविएशंस का मतलब। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट तो बड़ा दफ्तर होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस छोटा दफ्तर होता है टैक्स वालों का। तो एंड अ कोर्स द कॉपी ऑफ रसीद शैल बी केप्ट इन रिकॉर्ड बाय पर्सन, यानी कि बाय टैक्स पेयर, और एक कॉपी बड़े दफ्तर में दे दी जाएगी और एक कॉपी रसीद की छोटे दफ्तर में दे दी जाएगी, रीजनल ऑफिस में। ये तो पढ़ा हुआ है। एसोसिएट्स के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको किस पे रखना है आपने? फेयर वैल्यू पे। तो पढ़ा हुआ है, रेपिटेशन है, पढ़ ले। 25 AA आ जा जा, द कमिश्नर और एन ऑफिसर में इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन जानने वाले डिटरमिन द ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस क्या होती है? यानी एक ने दूसरे को कितने का बेचा। ये ट्रांसफर प्राइस अक्सर बच्चे पूछते हैं फिर दोबारा, सर जी ट्रांसफर प्राइस का मतलब बता दें। एक ने दूसरे को कितने का बेचा, तो कमिश्नर डिटरमिन करेगा ट्रांसफर प्राइस, जो क्या होगी?
फेयर वैल्यू होगी। ये काट दें आगे। 26 को 1 every registered person shall furnish till due date a true complete and correct return। रिटर्न आपने जमा करानी होती है, आपको पता है 15 तक ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। कहाँ जमा करा दें, बैंक में जमा करा दें या किसी दफ्तर में जमा करा दें हुकूमत के। रिटर्न में आपके टायर बता दें कितने खरीदे हैं, गाड़ियां कितनी बेची हैं, कितना टैक्स बना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर बोर्ड मांगे तो वो दे दें। और द बोर्ड मे रिक्वायर एनी पर्सन टू सबमिट रिटर्न क्वार्टरली। वैसे आमतौर पे कौन सी रिटर्न होती है, लेकिन बोर्ड अगर चाहे तो किसी को क्या कह दे, क्वार्टरली रिटर्न जमा कराएं। द बोर्ड मे रिक्वायर एनी पर्सन टू सबमिट रिटर्न एनुअली इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली। ये जरा कॉन्सेप्ट समझे, ये नोट करें। मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये मैंने दूसरी क्लास में नोट किया था, इसी को नोट कर लें। मिस्टर ए लिख लें और मिस्टर बी। वो पूरा सफा नहीं बना देना इस तरह, आपने पूरे सफे में नजर आए, चलो जी रिश्ते सफा पढ़ो, स्टेपल करो, इसके साथ चुन्ना मुन्ना सा करके नोट कर लें। अच्छा जी, ये जरा समझिएगा। अंजुम मंथली रिटर्न जमा करवाता है, तो कितने रिटर्न जमा करवाएगा, 12। हुकूमत साल के एंड पे कहेगी एक एनुअल भी जमा करा दो, ठीक है, हुकूमत कह सकती है, कोई नहीं, तो फिर ये 12 मंथली जमा करवाएगा और 12 को जमा करके एक एनुअल भी जमा कराएगा। मिस्टर बी है, उसको हुकूमत ने कहा यार मंथली जमा ना कराया करो, मंथली जमा ना कराया करो, छोड़ो परे यार, हर महीने तुम आए होते हो, चलो जाओ भागो, इतना तुम्हारा बिजनेस ही नहीं, तुम रिटर्न मंथली की बजाय क्या जमा करा दो। अब साल में कितने रिटर्न जमा करवाएगा, 4 जमा करवाएगा। साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, 4 दफा 3 महीने आते हैं, तो साल में कितने रिटर्न जमा करेगा। लेकिन उससे हुकूमत कह सकती है कि आप भी कौन सी जमा करवा दो, एनुअल। तो एक लफ्ज में बोलने लगा हूं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली की बजाय जमा करानी होती है और एनुअल इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली जमा करानी होती है। समझ आई बात। तो जो क्वार्टरली जमा करा रहा होगा ना, याद रखिएगा हुकूमत फिर उससे मंथली नहीं मांगेगी, उसकी जान नहीं ले लेगी, या क्वार्टरली जमा कराएगा वो बंदा या मंथली, लेकिन दोनों से एनुअल ली जा सकती है इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली। अब ये 2 बातें पढ़े, लाइनें समझ आ रही। द बोर्ड मे रिक्वायर एनी पर्सन टू सबमिट रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस इंस्टेड ऑफ मंथली। अब ये मंथली जमा नहीं करवाएगा, और आगे द बोर्ड मे रिक्वायर एनी पर्सन टू सबमिट रिटर्न एनुअली इन एडिशन टू मंथली और क्वार्टरली। ओके, रिवीजन ऑफ रिटर्न आपको पढ़ाया हुआ है, ये मैं नोट करके लाया हूं पहले से, आपको उधर भी पढ़ाया था, लेकिन कोई नहीं, ये एक थोड़ी सी डायग्राम इसकी नई है, ये नोट करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। Revision of return within 60 days, within 61 to 120 days. अच्छा, देखिएगा,
अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी है 60 दिन के अंदर तो दो सिनेरियोज हैं, या हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे होंगे या नुकसान पहुंचा रहे होंगे। ये बातें एक दफा हुई है। रिटर्न रिवाइज करनी है 60 दिन के अंदर, क्या ऑप्शंस हैं? दो, या हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे होंगे या नुकसान पहुंचा रहे होंगे। ये सिनेरियो जरा बताएं, हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान, टैक्स ज्यादा जमा करा रहे हैं या रिफंड बनता था लेकिन हुकूमत को कह रहे हैं नहीं कम कर लो, कम कर लो, आप रखो इमरान खान। टैक्स ज्यादा जमा करा रहे हैं या रिफंड कम मांग रहे हैं, तो हुकूमत को क्या होगा? फायदा। ऐसी सूरत में आपको जरूरत नहीं है अप्रूवल की, ऐसी सूरत में आपको कमिश्नर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई इजाजत की जरूरत नहीं। ठीक है, अम्मी मैं समोसा ले आऊं आपके लिए, मैं अपनी जेब से अपने पैसों से जो पॉकेट मनी दी हुई है, बेटा इसमें क्या पूछने की जरूरत है, बेटा तुम मौसम ले आओ मैं भी खा लूंगा, तो इसमें कोई जरूरत नहीं। अच्छा आगे अगला सिनेरियो बोलें, आप 60 दिनों में रिटर्न जमा करवाने गए लेकिन इमरान खान ने आपको घूरा, पुत्र कितने आए हैं, हमने कहा रिफंड दो। पुत्र कितने आए हैं, हमने कहा वो मेरा टैक्स पेबल था वो काफी कम रह गया, अब टैक्स पेबल कम हो जाए या रिफंड बढ़ जाए, तो इससे हुकूमत को क्या होगा? नुकसान होगा। तो फिर आपके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक होंगे ना, जब आपके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक होंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी हजरात? अप्रूवल की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा ऊपर से चलें, देखें सारे ऊपर से आए हैं, ऊपर से चलें। ये तो सिनेरियो हो गया जल्दी रिटर्न जमा करवाने वाला, जल्दी रिवाइज करने वाला। अब हो सकता है आप देर से रिटर्न रिवाइज करें। देर से रिवाइज करने का क्या मतलब है बोलें? विद इन 61 to 120 डेज। ऐसी सूरत में आपका जो मर्जी सिनेरियो हो, आपको क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए, जो मर्जी सिनेरियो हो। जो मर्जी सिनेरियो क्या मतलब? चाहे आप हुकूमत को फायदा दें, चाहे आप हुकूमत को नुकसान दें, यू नीड अप्रूवल। चलें आप नोट। ओके चलिए जी आगे, तो पढ़ लें अब इस बात को, ये देख लें कौन सी ज़बान में लिखा हुआ है, अंग्रेजी ज़बान में लिखा हुआ है या हिस्पानवी में? A registered person on approval of commissioner may file a revised return to correct any omission or wrong figure। कोई भी wrong figure शायद अल्लाह चाह रहे हैं हम ये रिवाइज कर लें, इधर आए। अच्छा जी, रिटर्न जो रिवाइज करते हैं अगर वो 60 दिनों में कर दें तो हुकूमत को अगर फायदा पहुंचाना है तो इजाजत की जरूरत नहीं है, और अगर रिटर्न रिवाइज करनी है और 60 दिनों में आप कर आए लेकिन हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है तो इजाजत की जरूरत है। लेकिन अगर आप 61 डेज के बाद रिटर्न जमा करवाने गए हैं ना, तो ऐसी सूरत में आपको बिल्कुल किसी इजाजत की जरूरत इजाजत की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत लेट आए हैं रिटर्न रिवाइज करने। A registered person may, on the approval of commissioner, file a revised return to correct any omission or wrong declaration। By default lawmaker ये कह रहे हैं कि आपको इजाजत की जरूरत है, हर सूरत में इजाजत की जरूरत है। एक छोटी सी एक्सेप्शन देने लगा है जहां इजाजत की जरूरत नहीं है। इट कैन बी रिवाइज विद इन 120 डेज। असूल ये 120 दिनों में आप रिवाइज कर सकते हो रिटर्न रिवाइज। अप्रूवल ये एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? डबल अंडरलाइन, अप्रूवल चाहिए। एक्सेप्शन क्या है?
यहां एक्सेप्शन, एक छोटी सी एक्सेप्शन है, अप्रूवल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कब? इफ, ये घर जाके आपने रिवाइज करना है, इफ टैक्स इज मोर, टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं हुकूमत को, या रिफंड इज, देन द रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज, देन द ओरिजिनल रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न की बनिस्बत ज्यादा कर रहे हो। ये पॉइंट 4 अभी हमने करना है तफसील से, ये पिछले सफे का 5 ही है जो छोड़ के आए हैं, लेकिन वो डब्बे में लिखा हुआ है, ये वाला वो डब्बे में नहीं लिखा हुआ। The board may require certain persons to furnish summary of import, summary of purchase and sale. बोर्ड अगर चाह ले तो summary of purchase, sale और import बोर्ड किसी से मांग सकता है। हाँ, रेपिटेशन है। Particulars of monthly sales tax return, particulars of monthly sales tax return में क्या क्या लिखा होता है, ये सारी वही चीजें हैं यार जो हर क्लास में आपको पढ़ा दी गई हैं, इसमें ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, आप खुद देख लीजिएगा। इसमें एक चीज है एरियर्स, एरियर्स होता है पुराना टैक्स, अगले सफे एरियर्स होता है पुराना टैक्स, 10-12 चीजें हैं, कुछ नजर मार लीजिएगा पेपर में, 7-8 याद रह जाए तो एरियर्स पुराना टैक्स को, ये डब्बे वाले हैं, ये दोनों चीजें याद करनी है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिपॉजिट टैक्स इन बैंक, जो कि सेल्स टैक्स पेबल के नाम से आ रहा है, वो अपने बैंक में जमा करवाना है। अब्बू को ना जमा करवा दें अपना टैक्स, लुट में चाहिए तो घर में ही रह जाएगा फिर। ओके, इन केस नो सेल्स टैक्स इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ही शैल फाइल अ निल रिटर्न। क्या मतलब निल रिटर्न क्यों जमा करवाए? अगर उसका सेल्स टैक्स पेएबल है ही नहीं तो निल रिटर्न क्यों जमा करवाए? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, आपने जनवरी में रिटर्न जमा करवाई, फरवरी में रिटर्न जमा करवाई, मार्च में आप बच्चों के साथ सैर करने चले गए, बच्चे आपको और आगे ले गए, फिर और आगे ले गए, महीने बाद आप वापस आए, तो अब मार्च की आपने कोई सेल भी नहीं की, कोई परचेज भी नहीं की, ठीक है। अप्रैल में आके आप रिटर्न जमा करवाई हुकूमत को, हुकूमत ने कहा मार्च वाली किधर है, हमने कहा मेरी सेल परचेज ही नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, ये जमा करवाए ना ताकि हुकूमत के रिकॉर्ड में रहे। इन केस नो सेल्स टैक्स इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ही शैल फाइल अ निल रिटर्न। तो लिखें, जिस महीने सेल परचेज 0 उस महीने की भी रिटर्न जमा कराएंगे। होंडा फैक्ट्री महीने महीने के लिए बंद हो जाती है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, बड़े बड़े बिजनेस महीने के लिए बंद हो जाते हैं। ओके, स्पेशल रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, in addition to return under 26, in addition to return under 26 में तो ये थी ना, इनके अलावा एक रिटर्न है, कौन सी? तिल वाली, बोले तिल वाली है ना स्पेशल, आगे 28 में कीमे वाली भी आनी है फाइनल, अभी तिल वाली पढ़ लें। In addition to return specified in 26, a registered person shall furnish special return within such date and covering such period as specified by board. Special return की कोई मिसाल ऐसे सुन लें, covering such period, 7 दिन होंडा ने सेल किए टैंक्स टू गवर्नमेंट बना के, तो हुकूमत कहेगी महीने की रिटर्न तो जमा कराते ही हो, जरा ये 7 दिनों की रिटर्न मुझे अलग से जमा कराओ। आपने कहा क्यों? जरा पता तो चले, जो टैंक तुमने मुझे हमें बेचे हैं उसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है, उसके टायर कितने के खरीदे थे, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किए तुम लोगों ने चीजें, जरा मुझे पता तो चले। तो इसे कहते हैं खास हालात के मुताबिक मांगेगी रिटर्न। अ रजिस्टर्ड पर्सन shall furnish special return within such date and covering such period as specified by board। एक तो आई कैप में सवाल आ गया था, ये स्पेशल रिटर्न कब जमा करानी है, बच्चे लिखा है 15 को, आई कैप ने लिखा था सच डेट एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, तो 15 तो नहीं है इसकी तारीख, इसकी तारीख कौन सी है बताएं, कब जमा करवानी होती है ये? सच डेट एज स्पेसिफाइड बाय
बोर्ड, और महीने की जमा नहीं करानी होती, कवरिंग सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। इसमें फिर क्या है, कितने टैंक बनाए, उनका मटेरियल कहाँ से खरीदा था, कितने बेचे हमें, को पुराने टैक्स तुम्हारे रहते हैं वो कितने जमा करवाए। पॉइंट बी, कमिश्नर may require any person whether registered or to furnish a return। कारपेट बेचने वाले को कह देगा रिटर्न जमा करवाओ, और जालिम अबे तू क्या कर रहे यार, कहते हैं हाँ मेरी मर्जी। रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड वाले से भी मांग सकता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे भी कह सकता है। कमिश्नर may require any person whether registered or not to furnish a return and person shall furnish, बड़ी बात था इधर, and person shall furnish it by the date specified by कॉमिश। तो ये डेट कोई नहीं दे रहा वो, जब आपको कमिश्नर कह देगा। चलें आगे। फाइनल रिटर्न उसने जमा करानी होती है जो अपने आप को डी रजिस्टर करा के जा रहा हूं। डी रजिस्टर कौन करवाता है अपने आप को? कोई इंपोर्टर है, उसने इंपोर्ट्स बंद कर दी, अब कहता है मैं घर में बैठता हूं, घर जवाई.com बनना है मैंने, तो घर में बैठ गया, तो छोड़ो पूरे, आप छोड़ो, वो बस घर में बैठ गया। तो अब जब वो घर में बैठ गया तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो अपने आप को डी रजिस्टर करवाए। और जाते जाते बाय बाय रिटर्न भी कहते हैं लोग इसे, बाय बाय रिटर्न। तो सेल्स टैक्स के दफ्तर में आखिरी दफा सबसे अस्सलाम वालेकुम भाई मैं नहीं आया करूंगा, अस्सलाम वालेकुम भाई मैं नहीं आया करूंगा, पीएन कहेगा जाएं फिर आप, तो उसको फाइनल रिटर्न जमा करवा दें। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर डी रजिस्ट्रेशन फर्निश अ फाइनल रिटर्न टू दी कमिश्नर। इसका टाइम बताएं जरा क्या है, कमिश्नर ही बताएगा कब जमा करानी है। तो टाइम एंड तरीका विल बी डायरेक्टेड बाय कमिश्नर। और 29 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने पढ़ा दिया था इनकम टैक्स में, अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव ने रिटर्न जमा करा दिया है तो समझा जाएगा आपने ही जमा कराई है। अ रिटर्न फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव shall be considered as having been filed by person unless आप खुद आके कह दें कि यार पता नहीं मेरे अकाउंट में कौन कौन पैसे जमा कराते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कहां कहां से आ जाते हैं मेरे अकाउंट में पैसे। अनलेस कि आप खुद आके कह दें मुझे तो पता ही नहीं मेरी रिटर्न में जमा कराया, अच्छा वो एजेंट कह रहा था, यानी कि अपने आप को मेरा एजेंट कह रहा था, मैंने आज तक अपना एजेंट कभी बनाया नहीं। अनलेस आप खुद आके कॉन्ट्रेरी साबित कर दें, वरना अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव जमा करा देगा रिटर्न तो कोई मसला नहीं, समझा जाएगा किसने जमा कराई है, आपने जमा कराई है। हाँ ऑलमोस्ट उसमें साइन वाली बात थी, इसमें थोड़ी डिफरेंट बात है। फ्रूट जूसेस, डिटर्जेंट, मैंने कहा जरा बात करो फेर देना, वापस आ जाएं। सबसेक्शन कौन सा था, ये 5 था जो रहता था अभी, और ये डब्बा, डब्बे में आ जाए, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ये सबसेक्शन 4 भी है ये, ओके ये भी रहते हैं। ओके चलें जी, सफे पे हाथ फेरें। एक बंदे ने रिटर्न फाइल की, यहां इसको आया नोटिस ऑफ ऑडिट कि तेरा क्या शुरू हो गया, ऑडिट। अच्छा बिल फर्ज यार, इस बंदे को देखें इधर, यहां कहीं बैठे बैठे ख्याल आ जाए, चाय पीते पीते बेगम मैं बहुत परेशान हूं, बेगम दिन गुजरते जा रहे हैं, कीप वॉचिंग ऑन स्क्रीन, बेगम दिन गुजरते जा रहे हैं मैं बहुत परेशान हूं, सरताज तुम्हें क्या हो गया, बेगम मैं बहुत परेशान हूं, मैंने रिटर्न जमा कराई थी उसमें एक गलती थी, मेरा दिल चाह रहा है रिवाइज कर दूं। बेगम ने कहा अभी कोई ऑडिट वगैरह तो करने आया नहीं, बेगम ऐसी बातें ना कर, मरना है,
बेगम अगर आ गए तो फिर क्या बनेगा, बेगम दिन गुजरते जा रहे हैं। और यहां पे उसने हिम्मत की और जाकर रिटर्न रिवाइज कराया। अभी कोई नोटिस ऑफ ऑडिट नहीं आया था, आ सकता था लेकिन आया कोई नहीं था। इसको कहते हैं वॉलेंट्री रिवीजन, यानी अभी कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड, बस ऐसे ही दिल में ख्याल आ रहा था यार मैं मुझे वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी मैं और गलत रिटर्न रिवाइज करके आया, वो गलत रिटर्न जमा करा के आया, तो मैं जाता हूं, मैं जाके रिटर्न रिवाइज कराता हूं। तो इसी दौरान कहीं आपको ख्याल आ गया कि आप रिटर्न रिवाइज कराएं, हुकूमत कहेगी वेलकम यार, जो भी टैक्स आपने हमारा मारा था वो जमा कराएं, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा करवाएं, और रिटर्न गलत बनाने की जुर्माना होता है 10,000 रुपया, वो जुर्माना आपको माफ़ कर देते हैं, ज़ीरो पेनल्टी आपने पे करनी है। क्योंकि हमने जुर्माना रखा हुआ है, जो लोग रिटर्न गलत जमा कराते हैं तो वो गलती करते ही क्यों हैं, हिम्मत कैसी है उनकी गलती करने की। तो जुर्माना लोगों के लिए 10,000 रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आप खुद ही आ गए हैं रिटर्न रिवाइज करने के लिए, अभी हमने तो आपको कुछ भी नहीं कहा था और हम तो आपकी तरफ आए भी नहीं थे, तो आप वैसे ही आ गए हैं, तो इसलिए आपको जुर्माना कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा सिनेरियो भी तो हो सकता है, एक ऐसा सिनेरियो भी तो हो सकता है कि आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आ जाए और आप रिटर्न जमा ना करवा पाए थे, रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाए थे और आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया। अब आप बेगम को कहेंगे बेगम देख जो होना था वो हो गया। बेगम कहेगी अब क्या करें सरताज, सरताज कहेगा अल्लाह की बंदी अभी भी टाइम है, रिटर्न रिवाइज कराते हैं, क्योंकि शो कॉज नोटिस होने, फिर उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर आने। अगर आपको वो बातें याद हैं, अभी तो घूरी पड़ी है सिर्फ, अभी तो सिर्फ घूरी पड़ी है, अभी घूरी पड़ी है, इस घूरी ने आगे कन्वर्ट हो जाना है दो चीजों में। अभी बात घर के अंदर है, इसको घर के अंदर ही रहने दे। बार्किंग इन्होंने शुरू कर दी तो मोहल्ले वालों ने सुबह हमसे पूछने कि रात को क्या हुआ था, कौन आके आपके घर के अंदर बार्किंग कर रहा था, और खुदा ना खास्ता अगर बाइटिंग कर दी तो फिर तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। तो बेगम अभी भी मौका है, ऑडिट शुरू हुआ है, ना शो कॉज नोटिस आया है और ना मुझे असेसमेंट ऑर्डर आया है, खुदा के लिए मुझे जा लेने दे। बेगम ने कहा मैं कौन सा रोका हुआ है, खुदा के लिए मुझे जा लेने दे, मैं जा रहा हूं। बेगम ने कहा जाओ, कहते मैंने चले जाना है। बेगम ने कहा जाके देख जा रहा हूं, चला गया, हिम्मत कर ली, अल्लाह वाला बंदा था, हिम्मत कर ली, निकल गया। अच्छा जी, हुकूमत कहेगी वेलकम वेलकम, जो हमने टैक्स पॉइंट आउट किया है तुम्हें वो जमा करा दो, क्योंकि ऑडिट तो शुरू हो गया हुआ है ना, जो हमने पॉइंट आउट किया है टैक्स वो जमा करवा दो, और वही वही जो टैक्स लेफ्ट पे लिखा हुआ है ये वही टैक्स है। लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा करवा दो। बाकी लोगों के लिए 10,000 पेनल्टी है, तुम ऐसा करो उस पेनल्टी का ना 25% जमा करा दो। यानी अगर लोगों से हम 10,000 पेनल्टी लेते हैं तो तुम भी आ गए हो, टाइम पे ही आ गए हो, चलो खैर है, यानी घूरी का ही असर हो गया तुम्हारे पे। कुछ बच्चे तो घूरी दे टीचर दे टेस्ट देना शुरू कर देते हैं मंडे का, कुछ कुछ चीजें मार भी देते तो फर्क नहीं होता। तो टैक्स जो पॉइंट आउट हमने किया है तो 1 घूरी इज एनफ, दे देना आज टेस्ट। तो अगर ऐसे ऐसे मौके पे आप चले जाएं, यानी इस दौरान कभी, तो क्या फायदा होगा आपको, पेनल्टी आपको सिर्फ 25% देनी पड़ेगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नोटिस ऑफ ऑडिट भी आ गया, उन्होंने ऑडिट मुकम्मल भी कर लिया और ऑडिट मुकम्मल करके वो जा रहे थे और जाते हुए आपको शो कॉज नोटिस दे गए, आपने सोचा था कुछ नहीं होगा लेकिन शो कॉज नोटिस भी दे गए। अब आप चाहते हैं कि मेरे घर असेसमेंट ऑर्डर ना आए, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर अगर आपके घर आ जाए तो ये बिल्कुल चालान की तरह होता है और एफबीआर के सिस्टम में भी आपका नाम बदनाम हो जाता है। तो एफबीआर के सिस्टम में जब लिखा जाता है बदनाम तो आपका नाम आ जाता है उसमें। तो इसलिए मोहतरम इस चीज से बचने के लिए एक तरीका है कि आप अभी भी चले जाएं, अभी भी जो है वो पानी सर से नहीं गुजरा, अभी भी चले जाएं और जाकर हुकूमत के खजाने में रिटर्न जमा करवा दें, वरना अगर असेसमेंट ऑर्डर आ गया तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकेगा, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। बट इफ यू वांट कि अगर मैं असेसमेंट ऑर्डर से बचना चाहता हूं तो आप इस दिन चले जाएं, इस दिन चले जाएं, इस दिन, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर आने से पहले पहले आपने जाना है। तो आप किसी भी टाइम चले जाएं, तो
फिर क्या क्या आपको फायदा मिलेगा? वो जो टैक्स आपने जमा नहीं करवाया हुआ वो जमा करवा दें। डिफॉल्ट सर आर क्यों लिख रहा हूं मैं, ये आपने बताना था ना मुझे। डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवा दें और 50% पेनल्टी। अगर पेनल्टी है 10,000 तो उसमें से 5,000 जमा करवा दें। ठीक है, मोबाइल यूज कर लें, अब सीए कर लें आप, तो 50% पेनल्टी जमा करा दें। यानी अगर 10,000 पेनल्टी है तो 5,000 पेनल्टी जमा करा दें। इसका फायदा क्या होगा कि शो कॉज नोटिस के बाद असेसमेंट ऑर्डर जो घर आता है वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि उसने घूरा, फिर उसने बार किया, तो हम यार काटी ना, ये बकरे का गोश्त लेके जा रहा हूं, आज ये ले ले, तेरी मेहरबानी। तो आप बच सकते हैं, फिर वो असेसमेंट ऑर्डर इंशाल्लाह आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसकी तस्वीर खींच लें। 100% पेनल्टी है। ओहो सॉरी यार, ये जो मैं पेनल्टी थी ना, ये मैंने इनकम टैक्स वाली आपको लिखवा दी। इनकम टैक्स में भी मैं पढ़ाऊंगा, वहां 50% है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही फरमाया। 100% पेनल्टी देंगे आप। ऊपर मैंने क्या लफ्ज लिखा हुआ है, डिफॉल्ट सरचार्ज। आप 100% पेनल्टी देंगे। फिर आप कह रहे होंगे सर फायदा क्या, अगर 100% पेनल्टी देनी थी तो आपका नाम बदनाम नहीं होगा ना। अगर आप डॉगी को काटने से पहले बारों बार कोई अरेंजमेंट करके दे दें कि उसका पेट भी भर जाए और आपको काटे ना, पैसे टिके जितने ही लगे, समझ, पैसे टिके जितने ही लगे, उसे गोश्त आप बकरे का ही 2 किलो लेके दो तो उतने का ही टीका लगना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइट तो नहीं करके गया ना, मुझे जख्म तो नहीं हुआ ना, खर्चा तो मेरा उतना हो गया, लेकिन बदनामी से तो बच गया ना। तो इसलिए बदनामी से आप बच जाएंगे 100% पेनल्टी देके। अब आपका नाम असेसमेंट ऑर्डर इशू जिनको होता है उनमें नहीं आएगा। क्लियर? जी वो मैं बताता हूं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? तो बता दें जी, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो इसकी तस्वीर किसी को मैंने कहा था ग्रुप में शेयर कर दे, की नहीं हुई किसी ने? नहीं की हुई, मैं कर देता हूं, करें हिम्मत। हैवी लेवल वाला कैमरा है ना, मैं कर देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, मेरी तरफ से जाने दो। ओहो, सेक्शन का सेक्शन अरे कौन सा है? सेक्शन 26 का 4, सेक्शन 20। हाँ हाँ हाँ, माइक 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 माइक। चलिए अब आप पढ़ लें 26 का 4। ट्वेंटी 26 का 4 पढ़ लें, चेक ना करें, यकीन कर लें आ जाएगी। अच्छा जी, निकालें आप जल्दी जल्दी। सबसेक्शन 4, when filing a revised return, the following amounts will be paid depending upon the time it is furnished. Time of furnishing, amount required to be paid. Whenever it comes to his notice before receipt of विशा कार्ड दें, before notice of audit। अच्छा ये नोटिस कौन सा है? ये नोटिस किसने किसको दिया है? ये नोटिस कौन सा है? ये नोटिस किसने किसको दिया है? ओ भाई, ये नोटिस है दिमाग में जो ख्याल आया है, whenever it comes to his ख्याल। आप कभी घर जाते नहीं, अम्मी मैंने आज एक चीज नोटिस की है, बेटा सफा दिखाओ। अम्मी नहीं नहीं नहीं, नोटिस का मतलब है अम्मी मैंने नोटिस की है एक चीज, ये वो वाला नोटिस है, ये कोई सफा वाला, वो जो अगला नोटिस है ना वो सब सफे में आएगा, खुदा के लिए। तो ऐसी बातें तो ना किया करें ना सबके सामने। Whenever it comes to his ख्याल, यहां नोटिस का मतलब है उसका ख्याल। वो जो येलो वाली लाइन है, जहां कहीं भी आपको ख्याल आ जाए, यहां कहीं आपको ख्याल आ जाए कि मैंने क्या करना है,
रिटर्न रिवाइज करनी है, सोनू लोग क्या कह रहे हो टैक्स का, यहां कहीं आपको ख्याल आ जाए कि मैंने रिटर्न क्या करनी है, रिवाइज करनी है, तो फिर ये वाले टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। Whenever it comes to his notice, जब भी आपको याद आ जाए, याद भी कह सकते हैं आप इस नोटिस के लफ्ज को, जब भी आपको याद आ जाए या जब भी आपको ख्याल आ जाए, लेकिन कब ख्याल आया है, घूरने से भी पहले ख्याल आ गया कि डॉगी को कुछ खिला दें, अब तो कभी भी नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, whenever it comes to his notice before notice of audit, tax short paid plus default surcharge plus no penalty. ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट शुरू हो चुके हैं, हाँ ना, ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट शुरू हो चुके हैं, बट एंड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस से पहले अमाउंट ऑफ टैक्स पॉइंटेड आउट बाय ऑफिसर प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 25% पेनल्टी आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। अभी भी बात हाथ से नहीं निकली, अभी भी उसने सिर्फ बार्किंग शुरू की है, अभी भी बात हाथ से नहीं, अभी भी किसी तरह रोक लें उसको, वरना बड़े खतरनाक बात है, असेसमेंट ऑर्डर हो जाने आपको इशू, तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर 100% पेनल्टी जमा करा दें। अब वो आपको असेसमेंट ऑर्डर नहीं भेजेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 100% पेनल्टी, इफ दिस अमाउंट इज पेड शो कॉज नोटिस शैल स्टैंड कैंसल्ड। और अगली बात जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहां नहीं लिखा हुआ, एंड नो असेसमेंट ऑर्डर विल बी मेड। अब असेसमेंट नहीं होगी आपकी, नो असेसमेंट ऑर्डर विल बी पास्ड, उसके बाद तो फिर टीका लगवाना पड़ता है, विल बी पास्ड। इसमें जो ब्रैकेट में लगे किससे मतलब ये समझ आ रहा है कि नोटिस इशू हो गया फिर बाद में कैसे? हाँ बिल्कुल, नोटिस तो इशू हो गया है माय डियर, नोटिस इशू हो चुका है, यहां पे कहीं जाके आपको ख्याल आया रिटर्न रिवाइज करने का, शो कॉज नोटिस हो चाचू इशू हो चुका है, क्लियर मैन, ओके। आप आए थे वो जो न्यूमेरिकल्स वाली क्लास थी 2 घंटे, मैं फिजिकली, तू ऑनलाइन क्लासेस, जीवन नमाज को लेकर हमने पढ़ी थी ना, मैं जाके सकी नमाज, इमाम साहब आगे खड़े थे, पीछे हम ये करीबी मस्जिद में गए थे, हाँ कसम से, अगली बार जबरदस्त हो गया, इस हफ्ते में एक और दफा करना है हमने। अच्छा जी, चलें जी, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, पेज 455, सबने ऊपर आना है, सारे इकट्ठे ऊपर आए, सबसेक्शन 5, यही बातें लिखी हुई हैं इधर भी। If a registered person wishes to deposit short paid or evaded tax with default surcharge voluntarily before receipt of notice of audit, no penalty shall be recovered. बात वही लिखी हुई है, लेकिन voluntarily आपको पता चल गया ना क्यों, देखिए ना, ये तो बिल्कुल voluntarily है ना, ये वाला सिनेरियो जरा सोचें, बिल्कुल वॉलंटरी रिवीजन है, येलो वाले, इस दिन आप चले जाएं, इस दिन आप रिटर्न रिवाइज कर दें, इस दिन, वॉलंटरी का मतलब है आप अपनी खुशी से रिटर्न रिवाइज करने चले गए, अभी तो अब आपने खुशी से डॉगी को बोला है, ओए इधर आ कुछ खा ले, खुदा कुछ करना नहीं, अभी कुछ हुआ भी नहीं था, अभी तो उसने घूरा भी नहीं था, उससे पहले ये तो वॉलंटरी है। इससे अजीब सी मिसाल है ना डॉगी वाली, आप जब पढ़ाएंगे इसको चेंज कर लीजिएगा, कौन सी करेंगे, कोई प्रोफेशनल सी। If a registered person, नीचे बड़ा, wishes to deposit short pay tax or evaded tax with default surcharge during audit, अब वो येलो लाइन से आगे वाला स्काई ब्लू, during audit और at any time या किसी भी टाइम before show cause notice, ऑडिट के दौरान, इस सिनेरियो का नाम बताएं, इस सिनेरियो का नाम बताएं, ड्यूरिंग ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, इंजॉय करने लगे, ड्यूरिंग ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, इससे पहले पहले, ओके, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड समटाइम्स। अच्छा जी, नॉट ऑलवेज, तो ही मे डिपॉजिट evaded tax plus
प्लस 25% पेनल्टी। और अगर आफ्टर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस है तो अब तूने कहने 100 नहीं लिखा, फिर मैंने कहना देख फुल, तो फुल पेनल्टी पे करें। चाहिए ये चैप्टर 24 में आए हलीमा बाजी, क्वेश्चन 47। ये इसने एक मसला शेयर किया आपके साथ अपना, ये जरा रिजॉल्व करें पॉइंट बी में, पेज नंबर 488। जल्दी पढ़ें। 488। एक थोड़ा सा ना आपको हिंट दे दूं, इस एंगल से आपने दोबारा पढ़ना है। ऑल्सो से पहले ना आपने एक जवाब सोच लेना है, वो जवाब भी पेपर में देना है। ऑल्सो का मतलब है अगर सिनेरियो में ऐसे हो जाए तो क्या जवाब होगा। ये दो सवाल हैं। डिटरमिन लायबिलिटी एक सवाल मुकम्मल हो गया है। अगला सवाल क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। ये दो सवाल हैं, अब पढ़ लें, दोनों का जवाब बता दें। While carrying out sales tax audit of Halima, the officer identified deficiency in amount of sales tax. उसने कम टैक्स जमा कराया है, उसने मान ली अपनी बात, उसने कहा हाँ हाँ मैं मानती हूँ मैंने कम टैक्स जमा कराया है, बट फेल टू डिपॉजिट, लेकिन जमा नहीं कराऊंगी, बट फेल टू डिपॉजिट द बैलेंस अमाउंट, लेकिन बकाया अमाउंट जमा नहीं कराऊंगी। हाँ तो टैक्स वाले बिफर गए होंगे। A show cause notice was issued. बाजी तकरीबन हाथ से बात निकल चुकी है, बात बहुत बढ़ गई है, बात हाथ से निकल चुकी है, शो कॉज नोटिस आ चुका है, हम इस एरिया में खड़े हैं, शो कॉज नोटिस आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कर सकते हैं ये वाले अमाउंट्स देके अगर आप असेसमेंट अवॉइड करना चाहते हैं। A show cause notice was issued to her for the payment of balance amount, बकाया अमाउंट के लिए उसके घर शो कॉज नोटिस आ गया है। डिटरमिन हलीमा's liability in above situation, above situation है ये वाली, above situation है ये वाली। इस सिचुएशन में यार बताएं लाइबिलिटी क्या होती है अगर शो कॉज नोटिस इशू हो जाए। टैक्स डिफॉल्ट पर 100% पेनल्टी, एंड इफ दिस अमाउंट इज पेड देन शो कॉज नोटिस शैल बी कैंसल्ड। Okay. Show cause notice shall be cancelled. Assessment order will not be issued. अच्छा जी, फुल स्टॉप। ऑल्सो बताएं उस अल्लाह की बंदी को क्या फायदा होता, वेदर इट वुड हैव बीन टू हर एडवांटेज, उसको कोई फायदा होता, यही उर्दू में मतलब बनेगा ना, ये जो अंग्रेजों ने अंग्रेजी मारने की कोशिश की हमारे से, तो उसको बेचारी को क्या फायदा होता इफ शी पेड द टैक्स बिफोर शो कॉज नोटिस, अगर शो कॉज नोटिस से पहले वो टैक्स दे देती तो। अब तो उसको आ चुका है, अब उसे फायदा नहीं होगा, लेकिन सवाल वाला ऐसे ही पूछ रहा है कि अगर शो कॉज नोटिस से पहले टैक्स देती तो क्या फायदा होता, 75% पेनल्टी सेव हो जाती, तो शी कुड हैव सेव्ड द पेनल्टी। लेकिन जाहिर बात है आप बेशक डायरेक्ट ये वाली इंग्लिश लिखाइएगा, इन दिस केस शी विल पे टैक्स प्लस 25%। जी फर्स्ट ना लिखें, असल में ना जब आप वो इधर से बिफोर शो का नोटिस लिख रहे हैं ना तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये करीब वाला लिखते हैं बस। ओके
ये उस इधर उधर टिक कर लें, चैप्टर 15 में ये, चैप्टर 15 में ये है, वहां भी टिक कर लें। चैप्टर 15 में भी एक जगह है ये, ये पेंडिंग था ना, पेज नंबर 310, 310। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिया हो ना, इसको सिर्फ ब्रैकेट में ले लें आप, बाकी मैं पढ़ा देता हूं। ये ब्रैकेट में ले लें, यहां से यहां तक और यहां एक ही फिक्र है दोनों में लिखा हुआ, इसको ब्रैकेट में लेना है। अब ब्रैकेट के अलावा वाला पढ़ें, इनकम टैक्स में सिनेरियो पढ़ लेते हैं आप। ये फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ, इसको वॉलेंट्री रिवीजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। वॉलेंट्री रिवीजन यानी खुशी से आपने रिवाइज कर दिया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। टैक्स शॉर्ट पेड प्लस नो पेनल्टी ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस। आता क्यों है, वो कह रहा है फॉर असेसमेंट आता है, फॉर असेसमेंट आता है, लेकिन ये बात अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में किसी दिन नीचे जाके, इसलिए छोड़ दें। शो कॉज नोटिस आता है फॉर असेसमेंट, अच्छा छोड़ें, ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, तो 25% पेनल्टी। आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस ये 50%। तो सखावत शो की है यहाँ पे, सखावत शो की है यहाँ पे। सखी शख्स अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, हदीस में आते, दोजख से बहुत दूर है सखी शख्स। कंजूस नहीं बनना आपने, मक्खी चूस नहीं, फ्लाई चूस नहीं बनना आपने। क्लियर जी? चलें आगे। लेकिन सखी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को कहें मुझे खिला, कि दूसरे तू सखी बन, आपके लिए रूल बताया जा रहा है। इसको जबान का सवाल कहते हैं, दूसरों से मांगना, जैसे फकीर मांगता है, इसी तरह लोग भी दोस्तों से मांगते हैं मुझे खिला, और फिर वो जो खाना होता है उससे नूर जिस्म में नहीं जाता और ना इबादत की लज्जत हासिल होती है, जो मांग मूंग के लोगों से खाने खाते हैं ना। अच्छा जी चलें, चैप्टर 22। पास हो गया, मुंह नहीं मीठा कराया, गाड़ी खरीदी मुंह नहीं मीठा कराया, इसका मुंह कभी नहीं मीठा होगा यार, इसको चीनी डाल दो इसके मुंह में। अपनी ना एक शान रखें और ये लोगों से ना इस तरह की चीजें मांगा करें, पुरवकार जिंदगी गुजारें। कहाँ पे हैं? चैप्टर 22 में आ जाएं, 24 में आ जाएं, 23 में, 23 में आ जाएं। हमारी तबीयतें भूखी भूखी नहीं होनी चाहिए, सही है ना, दूसरों का माल देख के। पेज 467, पेज 467, बस एक छोटी सी डिस्कशन करके क्लोज करते हैं। पेज 467, आपने रजिस्टर करवाना है अपने आप को, तो आपको ना इलाका पता होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन इलाका, आपको इलाका पता होना चाहिए, आपने कहाँ रजिस्टर कराना है। अपनी किताबों पे देखें, यहाँ बहुत डिम नजर आ रहा होगा, थोड़ी थोड़ी नजर मारते हैं हमेशा कैसे। अगर आप कंपनी है तो इधर देखते हो ना थोड़ा सा जरा, अगर आप कंपनी है तो या पब्लिक होंगे या प्राइवेट होंगे, और अगर आप पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड यानी कि आप कहीं कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हुए, तो फिर या आप इंडिविजुअल होंगे या एओपी होंगे। अच्छा, अब अगली कैटेगरी जरा पढ़नी शुरू करनी है। कंपनी में अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो या तो चीजें बना के बेच रहे होंगे या खरीद के बेच रहे होंगे, इंगेज्ड इन ट्रेडिंग। और अगर आप इंडिविजुअल एओपी हैं तो फिर ऐसी कैटेगरीज कोई नहीं है, इंडिविजुअल एओपी में जरा डिफरेंट डिस्कशन है। अगर आप इंडिविजुअल एओपी हैं और चीजें बना के बेच रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री और दफ्तर, ये बिजनेस प्रेमिसेस ना दफ्तर होता है जिसमें से एसी लगा होता है, लोग अकाउंट्स वाले बैठे होते हैं। फैक्ट्री में तो लेबर होती है हजार, कोई एसी नहीं चला होता, दिन रात बेचारे लगे होते हैं। फैक्ट्री और दफ्तर एक ही जगह है, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो, फैक्ट्री और दफ्तर डिफरेंट जगह है।
यानी फैक्ट्री भी लाहौर में, दफ्तर भी लाहौर में, फैक्ट्री कसूर में, दफ्तर लाहौर में। इन सारे लोगों ने अपने आप को कहां जाकर रजिस्टर करवाना है? सादा सादा सी बातें आप पढ़ लें। जो कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज, वो तो देख लेंगे इनका दफ्तर कहाँ है, वहीं जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लें। जो प्राइवेट कंपनी चीजें बना रही हैं वो देखेंगे हमारी फैक्ट्री कहाँ है, उस इलाके में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और जो प्राइवेट कंपनी चीजें खरीद के बेच रही हैं वो देखेंगी मेन बिजनेस कहाँ है, क्योंकि लिखें इनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, इनकी कई दुकानें होती हैं, ट्रेडर्स की तो कई दुकानें होती हैं ना। तो जिनकी ज्यादा दुकानें हैं फिर उनको पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ रजिस्टर करवाएं। तो जहां आपकी सबसे बड़ी वाली दुकान है ना, वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, कराची में बड़ी दुकान है, लाहौर में छोटी दुकान है, कराची में रजिस्टर करवा लें अपने आप को। पर्सन्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इंडिविजुअल्स एओपीज। ये तो सिनेरियो मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस ही नहीं, फैक्ट्री भी आपकी उधर ही है, दफ्तर भी उधर ही है। तो जहां दफ्तर है वहां रजिस्टर करा लें, तो फैक्ट्री भी तो उधर ही है ना, बस जहां दफ्तर है वहां रजिस्टर करवा लें। और इनकी फैक्ट्री अलग जगह है, दफ्तर अलग जगह है, तो ये ना फैक्ट्री वाली जगह पर रजिस्टर कराएंगे। आपके दिल में तो आ रहा होगा दफ्तर, लॉजिक पे कोई नहीं छोट सोचनी, जहां आपकी फैक्ट्री है वहां अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ट्रेडिंग वाला नहीं, वो भी करवा ले, उसके बारे में बात कर लूंगा। रूल 5, एप्लीकेशन फॉर, पिछले सफे पे आ जाए, एप्लीकेशन फॉर, ये सारा सिलेबस में तो ये है ना, वो तो आपके समझने के लिए बनाया हुआ था, सिलेबस में तो ये है। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड? इंपोर्टर, होलसेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड shall apply on computer system for it through owner, member और पार्टनर। ओनर खुद चला जाए, पार्टनरशिप फॉर्म है पार्टनर चले जाए, अगर कंपनी है तो कोई डायरेक्टर चला जाए। एप्लीकेशन विल स्पेसिफाई द रीजनल टैक्स ऑफिस, ये एब्रीविएशन छोटी छोटी ऊपर लिखी हुई है, सफे के टॉप पे देख लें। एप्लीकेशन विल स्पेसिफाई द रीजनल टैक्स ऑफिस, वो दफ्तर का नाम बताया जाएगा जहां आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स क्या है, अब आपने सफा पलट के जरा चेक करते रहना है। पब्लिक कंपनीज के लिए क्या रूल है, जरा सफा पलट के देख के आए। ऑफिस। अदर कंपनीज में दो सिनेरियोज हैं। इफ कंपनीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, सफा पलट के देखने, और इफ इज इंगेज इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, द मेन एक्टिविटी। इन केस ऑफ पर्सन्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इंडिविजुअल्स एओपीज, इसमें द इलाका वेयर बिजनेस इज एक्चुअली, वो सेम वाला सिनेरियो मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है समझने के लिए, सेम वाला सिनेरियो, डिफरेंट वाला सिनेरियो अगर मुख्तलिफ जगहों पे है। इन केस नॉट इनकॉर्पोरेटेड हैविंग अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक फैक्ट्री है आपकी लेकिन दफ्तर अलग जगह है और फैक्ट्री अलग जगह है, तो बताएं किस जगह पे रजिस्टर कराओ? तो फिर ये सिनेरियो सेम जगह वाला होगा ना, ये सिनेरियो फिर सेम जगह वाला होगा जहां पे आपका दफ्तर है। एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उसमें फिर यहाँ खामोश है असल में ना, एफबीआर फिर ऐसी जगहों पे बढ़ के ना गाइड कर देता है, एफबीआर। ओके, बॉक्स के नीचे आए। द जुरिस्डिक्शन ऑफ लार्ज टैक्स पेयर्स, लार्ज टैक्स पेयर्स होते हैं बड़ी बड़ी मछलियां, अरबों रुपए जो टैक्स जमा कराएं, उनका इलाका तो बोर्ड ही बताएगा, ऊपर वाले डब्बे को छोड़ें कहते हैं, उनका इलाका बोर्ड बता देगा। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स कौन है वो छोड़े, वो हमें नहीं मालूम करने की जरूरत, बड़े बड़े टैक्स पेयर्स के बारे में बोर्ड बताएगा। नेक्स्ट, एफबीआर नहीं, बस वो खत्म हो रहा है। एफबीआर में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन, एफबीआर चाहे तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दे वेयर प्लेस ऑफ बिजनेस और वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरे डब्बे से मिल रही है, बिल्कुल डब्बे के कोने पे जाके हिट करना है आपने, ये लाइन पूरे डब्बे से मिल रही है। क्या मतलब, इन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस वाले इलाके में कराना है, इनको बोर्ड कहते फैक्ट्री में करा लो। इन्होंने फैक्ट्री जहां है वहां देखना है, इन्हें कहते बोर्ड ऑफिस में करा लो। तो ये वेयर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, सॉरी एफबीआर में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन, जहां आपका बिजनेस हो रहा है या दफ्तर है, ये एक ही होता है बिजनेस और दफ्तर की जगह, या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब आई कैप आप जाते हैं फॉर्म जमा कराने, तो कौन कौन सी चीजें लेके जाते हैं, उसी तरह इस बंदे ने कौन कौन सी चीजें लेके जानी है, ये आप लिस्ट खुद ही पढ़ लें और बस ओवर। फिर पॉइंट 2, हाँ पॉइंट 2,
आसान सी चीजें हैं, अभी अभी याद कर लेते हैं इकट्ठे। पॉइंट 2, द एप्लीकेंट द एप्लीकेंट हैविंग नेशनल टैक्स नंबर ऑन इनकम टैक्स। अच्छा, अब जा तो कौन से लॉ में रजिस्टर कराने जा रहे हैं अपने आप को, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं मैं प्रेफर करूंगा आप पहले मेरा कौन सा इनकम टैक्स नंबर, पहले इनकम टैक्स वालों से रजिस्टर कराओ अपने आप को, ये बेहतर है। एप्लीकेंट हैविंग नेशनल टैक्स, जिसका नाम क्या होता है, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, शेल यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल्स। लॉगिन क्रेडेंशियल्स इसके पास कहां से आ गए यार, ये तो अपने आप को पहले दफा सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराने जा रहा है। हाँ, इनकम टैक्स वाले क्रेडेंशियल्स मौजूद है ना, अगर कैश में रजिस्टर कराने एएफसी वाला रोल नंबर यूज कर लें आप, कोई मसला नहीं। तो अगर आप जा रहे हैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाने, तो आपको जो इनकम टैक्स वालों ने दिए हुए हैं पासवर्ड, लॉगिन वाला डेटा, पासवर्ड वगैरह वो यूज कर लें और अपलोड कर दें ये डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बैठे बैठे याद कर लें। नंबर 1 बैंक अकाउंट्स, नंबर 2 यार ये जो बिजली के बिलों के ऊपर ना आपका कंज्यूमर नंबर सा एक लिखा होता है, वो भी बता दें उन्हें। और अगर आपकी ब्रांचेस एक से ज्यादा हैं पाकिस्तान में, तो उन ब्रांचेस के बारे में बता दें कहां कहां हैं। इसको कोई मेन चीज अंडरलाइन कर लेना यार, बैंक अकाउंट, कंज्यूमर नंबर, मल्टीपल ब्रांचेस। अच्छा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम गूगल से जैसे ली गई, फोटोग्राफ्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आपने एक मशीन की भी फोटोग्राफ देनी है। अरे मशीन की पिक लेंगे, आप लोग कहते हैं ना पिक लेंगे, तो मशीन की पिक लेंगे। और किसकी पिक लेंगे, आपके मीटर की। मीटर के पास आके खड़े होंगे खुद और ऐसे करके मोबाइल तस्वीर खींचेंगे, मीटर नजर आ रहा हो, पागल है, ऐसे ऐसे मुंह उधर करके बस मीटर की तस्वीर लेनी है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, अभी तूने आप देख गूगल करना है, आज तो कल तू नहीं मुझे आके बताना है। जो चीजें गूगल बाजी बता दे वो मेरे से ना पूछ, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो मैं बता देता, सारा कुछ ही बता देगी वो। चल ठीक है, फिर आज से क्लासें खत्म। अच्छा जी, हाँ हाँ जहाँ सही है एक दफा। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, चैप्टर 25 में ना कुछ सवाल हैं 24 में उनको टिक कर लें। चैप्टर 24 के कुछ सवाल टिक कर लें जो हमने कर लिए हुए हैं, और सिनेरियो बेस्ड सवाल नहीं, क्योंकि इस वक्त आप इस मूड में नहीं होंगे, सिर्फ थ्योरी वाले सवाल मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन 70 तो हो गया था ना, 70 का ए हो गया था, ये 68 में आए। 68 ना उस दिन जाते जाते मैंने आपको क्लास में करवाया था, इस पे जरा मैं तसल्ली से थोड़ा बात करना चाह रहा हूं। 68 सवाल जरा पढ़ना है, बड़ा खूबसूरत सवाल है। अंडर सेल्स टैक्स एक्ट आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स विच वी रिक्वायर फॉर माइनसिंग इनपुट। मैं इनपुट माइनस करना चाह रहा हूं, मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स होल्ड करूं, विच डॉक्यूमेंट्स आई शुड होल्ड। तो वो निकालें, पेज कौन सा है किताब का, 449। अच्छा पहले यहां से चलें, मैं इंपोर्ट्स करना चाह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स होल्ड करूं, आपको बताया जा चुका है, बताएं। गुड्स डिक्लेरेशन होल्ड करूं, ऊपर लिखा हुआ है कहीं होल्ड करूं, और डॉक्यूमेंट्स का लफ्ज तो शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन देखें इधर आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मैंने इंपोर्ट की हैं चीजें, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड डिक्लेरेशन ही होना चाहिए। और अगर मैंने ऑक्शन से चीजें खरीदी हैं तो मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ट्रेजरी चालान। डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा तो कहीं पड़े ही नहीं थे। ये जो था ना, ये जो 1 नंबर का था, 2 और 2 नंबर, ये तो 4 नंबर आसान थे, इस 1 नंबर ने ना थोड़े से बच्चों को जरा टफ टाइम दिया था। क्यों, क्योंकि जरा देखें जो डब्बे बने हुए हैं 3, उस डब्बे में ये वाला लफ्ज तो इंपोर्ट्स लिखा हुआ है, उस डब्बे में ये वाला लफ्ज भी लिखा हुआ है, और डब्बे में देखें ये लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है परचेज लिखा हुआ है इधर, लेकिन यहां सप्लाई लिखा हुआ है। तो ये बच्चों को टफ टाइम दिया था। तो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं, अगर ऊपर से लिंक करके बात पढ़ने की आदत आपको पड़ जाए ना, तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा पेपर में। और भाई जब इनपुट की बात हो रही होगी तो इससे मुराद परचेज ही होगी ना, तो मैं परचेज कर रहा हूं तो क्या डॉक्यूमेंट होल्ड करूं, इसी सफे पे रहें, बता दें क्या जवाब है इसका।
परचेज कर रहा हूं तो क्या डॉक्यूमेंट होल्ड करूं? टैक्स इनवॉइस। मेरे पास बिल होना चाहिए। ओके अच्छा, ये कुछ सवाल आप टिक कर लें। सिक्स यार अब एक नंबर है, थोड़ा सा लिख देना। कितना? 67 का 1 और 2 टिक कर लें। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर जाके पढ़ ले। डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एग्जेम्प्ट सेल हो, ये सारे सवाल करा दिए हुए हैं। जो इसमें कोई चीज आई ऐसे में 66 का 2 टिक कर ले। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ढूंढे जरा पेज नंबर। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कौन सा पेज है? 447। रट्टे वाले सवाल हैं ये। 65 का ए, ये तो बता दिया हुआ, शायद नहीं बताया हुआ। कौन से रिटेलर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे? वो याद है जिनके बिजली के बिलों के साथ चैप्टर 23 का पहला सफा याद है, जहां कॉटेज इंडस्ट्री ने रजिस्टर नहीं करवाना और कमर्शियल एक्सपोर्टर। चैप्टर 23 का पहला पेज। सिक्सटी 64 का 2 और 3, डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एंड एग्जेम्प्ट सेल। अच्छा ये ढूंढे यार, एक्सेस टैक्स या एडिशनल टैक्स। एडिशनल तो वैसे हमने नहीं लफ्ज पढ़ा, लेकिन एक्सेस पढ़ा था। 446 3 नंबर का है। ओके 58 का पॉइंट ए पूरा टिक कर ले। 57 का बी और सी तो हो गया था। 56 का ए, ये तो मैंने कराया था। 55 का ए टिक कर लें। 55 का ए। 53 का ए वही है ना, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। 3 का ए। अच्छा ये जरा मुझे बताएं, क्वेश्चन 50, स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। 9 नंबर का सवाल है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स ढूंढे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और रिटेंशन कितना अरसा? पहले मेंटेनेंस बताएं कहां है? पेज 454 सेक्शन 22। 22 का 1, 22 का 1, 22 का 1 सिर्फ कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? बिल वगैरह और वो पता नहीं क्या क्या, डेबिट क्रेडिट नोट और। अच्छा जी, और रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स आज पढ़े। ये तो दो लाइनों का है। कितने अरसे तक? 6 साल तक संभाल के रखना। ये 9 नंबर का सवाल आया होता। ओवर टेस्ट दे